हरिपुर में एक धोबी रहता था, लखन। उम्र करीब 26-27 साल। कद औसत, शरीर दुबला, लेकिन मेहनत से मजबूत। उसकी त्वचा धूप से सांवली हो गई थी। हाथों पर हमेशा साबुन और कपड़ों की खुशबू लगी रहती। लखन का कोई परिवार नहीं था। माँ बाप बचपन में ही एक बाढ़ में बह गए थे। तब से वो अकेला था। उसकी छोटी सी झोपड़ी गांव के बाहर नदी किनारे बनी थी। मिट्टी की दीवारें, खपरेल की छत जो बरसात में टपकती थी, और दरवाजे पर लटकता एक पुराना नीला पर्दा जो हवा में लहराता रहता। झोपड़ी के अंदर एक चारपाई, एक मिट्टी का चूल्हा, कुछ बर्तन और कपड़ों का एक बड़ा संदूक। गांव वाले लखन को लखन धोबी कहते थे। वो सुबह सुबह उठता, नदी पर जाता, गांव से कपड़े इकट्ठे करता। राजा के छोटे से किले के, जमींदारों के और गरीब घरों के। फिर घंटों कपड़े पीटता, धोता, सुखाता। दोपहर में गांव में बांटता और शाम ढलते ही अपनी झोपड़ी में लौट आता। वो ज्यादा बोलता नहीं था, बस काम। गांव की औरतें कहती, लखन तो पत्थर है, न हंसता न रोता, बस काम और गाना। हां, लखन की एक अजीब आदत थी। जब वो नदी किनारे अकेला कपड़े पीटता तो पुराने लोकगीत गुनगुनाता। आवाज कर्कश थी, सुर कभी इधर उधर भाग जाते, पर दिल से निकलती थी। कभी ओरे सजनवा, तो कभी नदी किनारे मोरे गांव। गांव की लड़कियां दूर से सुनकर हंसती। लखन फिर अपना राग छेड़ रहा है, शादी कब करेगा ये? पर लखन मुस्कुराकर टाल देता। उसे लगता था कि गाने से काम जल्दी हो जाता है और अकेलापन कम लगता है। एक दिन की बात है, गर्मी अपने चरम पर थी। सूरज ऐसा तप रहा था मानो आकाश से आग बरस रही हो। हवा भी गर्म। लखन नदी किनारे बैठा था। उसके सामने कपड़ों का बड़ा ढेर, सफेद धोतियां, रंग बिरंगे साड़ियां, बच्चों के छोटे छोटे कुर्ते। वो मेहनत से डंडा पीट रहा था। पसीना उसके चेहरे से टपक रहा था। कमीज तर थी। वो गुनगुना भी रहा था, ओरे नदिया, तू बहती जा। अचानक उसकी नजर नदी के दूसरी ओर गई। वहां कोई खड़ा था। नहीं, बैठा था। एक लड़की, सफेद साड़ी पहने, लंबे काले बाल जो कमर तक लहरा रहे थे। साड़ी का पल्लू हवा में उड़ रहा था। उसका चेहरा सूरज की रोशनी में चमक रहा था। ऐसा लग रहा था मानो कोई चित्र जीवित हो गया हो। वो नदी में पैर डालकर बैठी थी, पानी से खेल रही थी और दूर कहीं देख रही थी। लखन ने कभी ऐसी सुंदरता नहीं देखी थी। गांव में तो वो सबको जानता था, कौन किसकी बेटी है, कौन किससे ब्याही है। पर यह लड़की बिल्कुल अनजान थी, न गांव की, न आसपास के किसी गांव की। लखन ने अपना डंडा नीचे रख दिया और दूर से देखता रहा। लड़की ने अचानक सिर उठाया और उसकी तरफ देखा। उनकी नजरें मिली। लखन का दिल जोर से धड़का। वो जल्दी से नजर झुका ली और फिर कपड़े पीटने लगा, पर हाथ कांप रहे थे, मन नहीं लग रहा था। बार बार उसकी नजर उस तरफ जा रही थी। लड़की उठी, उसने साड़ी का पल्लू ठीक किया और नदी पार करने लगी। पानी कम था, इसलिए आसानी से आ गई। वो सीधी लखन के पास आई और बोली, भैया, यहां का पानी पीने लायक है क्या? लखन ने सिर उठाया, पास से देखा तो और हैरान रह गया। चेहरा ऐसा कि मानो कोई स्वप्न हो। आंखें गहरी, होंठ गुलाब जैसे, और आवाज में कुछ जादू था, जैसे कोई मंत्र। लखन हकलाया, हां हां, बिल्कुल पीने लायक। मैं तो रोज पीता हूं। मीठा है। लड़की मुस्कुराई, मुस्कान ऐसी कि लखन का दिल पिघल गया। उसने हाथ जोड़कर पानी पिया, फिर बोली, मेरा नाम मायावती है, मैं दूर से आई हूं, रास्ता भटक गई हूं, कुछ दिन यहां रुकना चाहती हूं। लखन ने कहा, यह हरिपुर गांव है, मैं लखन हूं, धोबी। अगर चाहो तो मेरे साथ चलो, मैं गांव ले चलता हूं, मुखिया से बात करेंगे। मायावती ने कुछ देर सोचा,
उसकी आंखों में कुछ उदासी थी। फिर बोली, ठीक है। दोनों नदी किनारे किनारे चलने लगे। लखन ने अपना गट्ठर कंधे पर रखा और मायावती उसके साथ साथ चल रही थी। रास्ते में लखन ने हिम्मत करके पूछा, कहां से आए हो? परिवार। मायावती बोली, दूर एक राज्य से। नाम बताने से क्या फायदा, अब मैं यहां हूं। परिवार। छूट गया। लखन को लगा कुछ बात छुपा रही है, पर उसने ज्यादा नहीं पूछा। वो खुद भी कम बोलने वाला था। बस बोला, चिंता मत करो, यहां अच्छे लोग हैं। गांव पहुंचते पहुंचते शाम हो गई। सूरज डूब रहा था, आकाश लाल हो गया था। लखन ने कहा, मेरी झोपड़ी यही है, तुम रात यही रुक जाओ, कल सुबह मुखिया से मिलेंगे। मायावती ने सहमति में सिर हिलाया। उसकी आंखों में कुछ राहत थी। रात हुई। लखन ने झोपड़ी में एक कोने में पुरानी चटाई बिछाई और मायावती को वहां सुला दिया। खुद बाहर दरवाजे पर एक पत्थर पर लेट गया। उसे नींद नहीं आ रही थी। वो सोच रहा था, ये लड़की कौन है? इतनी सुंदर, इतनी शांत, आवाज में जादू, और अकेली। दुनिया में ऐसे कैसे लोग होते हैं? अगली सुबह लखन जल्दी उठा। उसने चूल्हा जलाया, चाय बनाई, रोटी सेंकी। मायावती भी उठ गई। उसने सफेद साड़ी ही पहनी थी, बाल खोले थे। वो बोली, मैं यहां कुछ दिन रुकना चाहती हूं। क्या तुम्हारे पास कोई काम है मेरे लिए? मैं खाली नहीं रह सकती। लखन हैरान हुआ। काम? तुम जैसी लड़की काम करेगी? तुम तो राजघराने की लगती हो। मायावती मुस्कुराई। बस एक शर्त है, मैं रात को बाहर नहीं निकलूंगी और कोई मेरे बारे में ज्यादा नहीं पूछेगा। मैं कपड़े धो सकती हूं, खाना बना सकती हूं, झोपड़ी साफ कर सकती हूं। लखन को शर्त अजीब लगी, पर उसने हां कह दी। उसे क्या पता था कि यह शर्त उसकी पूरी जिंदगी बदल देगी। दिन बीतने लगे। मायावती लखन के साथ रहने लगी। वो सुबह उठती, झोपड़ी साफ करती, चूल्हा जलाती, सब्जी काटती, रोटी बनाती। फिर लखन के साथ नदी पर जाती। वहां वह चुपचाप एक पत्थर पर बैठी रहती और लखन कपड़े धोता। कभी वो खुद भी हाथ आजमाती, साड़ी के किनारे साफ करती या छोटे कपड़े धोती। उसकी उंगलियां इतनी नाजुक थी कि लखन कहता, अरे छोड़ो, हाथ खराब हो जाएंगे। पर मायावती हंसकर कहती, मेहनत से हाथ मजबूत होते हैं। गांव वालों ने देखा तो बातें बनाने लगे। लखन धोबी के पास कहां से आई ये परी जैसी लड़की? सफेद साड़ी, लंबे बाल, चेहरा चांद सा, कहीं चुराई तो नहीं? औरतें आपस में कानाफूसी करती, मर्द दूर से देखते, पर लखन किसी से ज्यादा नहीं बोलता था। बस इतना कहता, रास्ता भटक गई थी, अब यही है, मेरी बहन जैसी। धीरे धीरे लखन को मायावती बहुत अच्छी लगने लगी। उसकी मुस्कान, उसकी शांत बातें, उसकी मेहनत। जब वो खाना बनाती, झोपड़ी में खुशबू फैल जाती। जब वो नदी किनारे बैठती, लखन का मन काम में नहीं लगता। वो चुपके से उसे देखता। मायावती भी कभी कभी उसकी तरफ देख मुस्कुराती। लखन का दिल धड़कता। एक दिन बारिश का मौसम आया। आसमान में बादल गरजे। लखन और मायावती नदी पर थे। अचानक तेज बारिश शुरू हो गई। दोनों भागकर एक पुराने बरगद के नीचे छुपे। बारिश इतनी तेज थी कि कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। पानी की बूंदें पत्तों से टपक रही थी। मायावती भीग गई थी। उसकी साड़ी तर बाल चिपक गए थे। वो बोली, लखन, तुमने मुझे अपने घर में जगह दी, इसके लिए शुक्रिया। मैंने कभी सोचा नहीं था कि कोई अजनबी ऐसा करेगा। लखन बोला, अरे इसमें शुक्रिया की क्या बात, तुमने तो मेरी झोपड़ी को घर बना दिया। पहले तो बस रहता था, अब जीता हूं। मायावती ने उसकी तरफ देखा। उसकी आंखों में कुछ चमक थी। वो बोली, लखन, तुम कभी किसी से प्यार किया है? लखन का चेहरा लाल हो गया। वो हकलाया, नहीं, कभी मौका ही नहीं मिला। मायावती बोली, अच्छा, तो अब करोगे? लखन हैरान। उसने मायावती की तरफ देखा।
वो मुस्कुरा रही थी, उसकी आंखों में शरारत और कुछ और। लखन कुछ बोल नहीं पाया। बारिश रुक गई, दोनों घर लौटे। उस रात लखन को नींद नहीं आई। वो बार बार मायावती की बात याद करता। क्या मतलब था? अगले दिन से कुछ बदल गया। मायावती पहले से ज्यादा करीब आने लगी। वो लखन के साथ हंसती, उसकी बातें सुनती, कभी उसके कंधे पर हाथ रखकर कुछ कहती। लखन भी खुलने लगा। वो उसे अपने बचपन की बातें बताता, कैसे बाढ़ में माँ बाप गए, कैसे अकेला बड़ा हुआ, कैसे गाना गाकर अकेलापन भगाता। मायावती चुपचाप सुनती और कभी उसका हाथ थाम लेती। पर एक रात कुछ अजीब हुआ। लखन आधी रात को उठा, प्यास लगी थी। वो बाहर पानी पीने गया। झोपड़ी का दरवाजा थोड़ा खुला था। उसने देखा मायावती बाहर खड़ी थी। उसके चारों तरफ हल्की नीली रोशनी थी। वो हाथ उठाकर कुछ बुदबुदा रही थी। अचानक उसके हाथ से एक चमक निकली और आसमान में एक तारा चमका। फिर सब शांत। लखन डर गया। वो चुपके से अंदर आ गया। उसका दिल जोर से धड़क रहा था। ये क्या था? मायावती कोई साधारण लड़की नहीं थी। अगली सुबह लखन चुप रहा, मायावती भी पहले जैसी। पर लखन अब उसे ध्यान से देखता। वो कभी अकेले में बुदबुदाती, कभी उसके हाथ से हल्की चमक निकलती। एक दिन तो लखन ने देखा मायावती ने एक सूखे पेड़ को छुआ और वो हरा हो गया। लखन समझ गया वो जादूगरनी है, पर वो कुछ बोल नहीं पाया। उसे डर भी लग रहा था और प्यार भी बढ़ रहा था। कुछ दिन बाद गांव में उत्सव था। राजा के छोटे किले में नया राजकुमार पैदा हुआ था। पूरा गांव नाच गाना कर रहा था। लखन भी गया। वहां उसने राज्य की राजकुमारी को देखा। नाम था सोनलता। सुंदर थी, पर मायावती के सामने फीकी। लखन लौटा तो मायावती ने पूछा, राजकुमारी कैसी थी? लखन बोला, अच्छी थी, पर तुम्हारे जैसी कहा। तुम तो कुछ और हो। मायावती हंस पड़ी। उस दिन उसने लखन के गाल पर हल्के से हाथ फेरा। लखन का दिल पिघल गया, पर लखन का मन बेचैन था। वो सच जानना चाहता था। एक दिन मौका मिला। नदी पर एक सांप आया, सीधा मायावती की तरफ। लखन चिल्लाया और डंडा उठाकर सांप पर मारा। सांप मर गया। मायावती डर गई थी। उसने लखन को गले लगा लिया। पहली बार लखन चौंक गया। मायावती ने सिर झुका लिया। लखन बोला, तुम ठीक हो? मायावती बोली, हां, तुमने मेरी जान बचाई। उस दिन से दोनों और करीब। लखन ने हिम्मत करके पूछा, मायावती, तुम सच में कौन हो? मायावती चुप रही। फिर बोली, लखन, अगर सच बताया तो तुम डर जाओगे। लखन बोला, कभी नहीं, मैं तुमसे बहुत प्यार करने लगा हूं। मायावती की आंखें भर आई। वो बोली, मैं मायावती हूं, दूर चंद्रवंश राज्य की राजकुमारी। मेरे पास जादू की शक्ति है, पर एक गलती की वजह से मुझे शाप मिला है। एक बड़े जादूगर ने गुस्से में शाप दिया। मैं धरती पर साधारण इंसान बनकर रहूंगी, जब तक कोई सच्चा इंसान मुझे बिना मेरी शक्ति जाने प्यार न कर ले। लखन चुप सुनता रहा। फिर बोला, तो मैंने कर लिया, अब शाप टूट जाएगा? मायावती बोली, लगभग, पर पूरी तरह नहीं। मुझे अभी और समय चाहिए, और अगर मेरी शक्ति का गलत इस्तेमाल हुआ तो सब व्यर्थ। लखन खुश था। उस रात दोनों साथ बैठे बातें करते रहे। मायावती ने अपने राज्य की बातें बताई। उड़ते महल, जादू के दर्पण, बात करने वाले पक्षी। लखन हैरान होता रहा, पर कहानी यही नहीं रुकी। गांव में अजीब घटनाएं शुरू हुई। रात को नीली रोशनी, पेड़ अचानक हरे हो जाना। लोग डरने लगे। कुछ ने कहा, लखन की लड़की जादूगरनी है। और एक रात मायावती गायब हो गई। लखन की आंख खुली तो सुबह हो चुकी थी। सूरज की पहली किरणें झोपड़ी के दरवाजे से अंदर झांक रही थी। वो उठा और चारों तरफ देखा। झोपड़ी खाली थी। चूल्हा ठंडा, चारपाई पर चादर तहकी हुई, लेकिन मायावती कहीं नहीं।
लखन का दिल बैठ गया। उसने बाहर झांका। नदी किनारे कोई साया नहीं। गांव की ओर दौड़ा, कोई नहीं देखा था। वो वापस झोपड़ी में आया और चारपाई पर बैठ गया। उसका हाथ उस जगह पर गया जहां कल रात मायावती बैठी थी। जगह अभी भी गर्म लग रही थी, जैसे वो अभी अभी उठी हो। लखन की आंखें भर आई। उसने खुद से कहा, कहां चली गई, क्यों चली गई? कल रात की बात याद आई। लोग गांव में बातें कर रहे थे, डर रहे थे। मायावती ने कहा था, अगर मैं यहां रही तो तुम मुसीबत में पड़ जाओगे। शायद यही वजह थी। वो चली गई ताकि लखन को बचाए। लेकिन लखन को अब अकेलापन ऐसा लग रहा था जैसे कोई उसका दिल निकाल ले गया हो। पूरे दिन लखन काम पर नहीं गया। वो नदी किनारे बैठा रहा। कपड़े गांव में बांटने नहीं गए। लोग पूछने आए, लखन, तेरी वो लड़की कहां है? लखन चुप रहा। शाम ढली तो वो जंगल की ओर निकल पड़ा। हरिपुर के पास घना जंगल था, बबूल, नीम और पुराने पीपल के पेड़। गांव वाले कहते थे कि जंगल में पुराने समय के साधु रहते हैं, कोई जादूगर भी। लखन को लगा शायद मायावती वही गई हो। रात भर वो जंगल में भटकता रहा। ठंडी हवा, जंगली जानवरों की आवाजें। एक बार उसे शेर की दहाड़ सुनाई दी। वो पेड़ पर चढ़ गया। सुबह हुई तो वो थककर एक पत्थर पर बैठ गया। प्यास लगी थी, लेकिन पानी नहीं। उसने सोचा, मायावती, तुम कहां हो? दिन बीतते गए। लखन गांव लौटता, 2-4 दिन रुकता, फिर निकल पड़ता। वो गांव वालों से पूछता, किसी ने सफेद साड़ी वाली लड़की देखी? कोई कहता, हां, जंगल की ओर गई थी। कोई कहता, नदी पार चली गई। लखन हर संकेत पर चल पड़ता। 1 महीना बीत गया। लखन दुबला हो गया था, चेहरा उदास, आंखें धंसी हुई। गांव वाले कहने लगे, लखन पागल हो गया है, उस लड़की के पीछे मर जाएगा। एक दिन लखन फिर जंगल में था। दूर एक पहाड़ी पर धुआं उठ रहा था। वो उस ओर चल पड़ा। घंटों चलने के बाद वो एक छोटी सी गुफा के पास पहुंचा। गुफा के बाहर एक बूढ़ा साधु बैठा था। सफेद दाढ़ी, लंबे बाल, शरीर पर सिर्फ एक कौपीन। उसके पास एक छोटा चिराग जल रहा था। साधु की आंखें बंद थी, जैसे ध्यान में हो। लखन डरते डरते पास गया और बोला, बाबा। साधु ने आंखें नहीं खोली। लखन फिर बोला, बाबा, मुझे मदद चाहिए। साधु चुप रहे। लखन उनके पैरों के पास बैठ गया। उसने सोचा, शायद ये साधु जानते हों। वो रुक गया। दिन बीतने लगे। लखन वही रहने लगा। सुबह उठकर झरने से पानी लाता, साधु के लिए फल तोड़कर लाता, गुफा साफ करता, खुद जंगली फल खाकर पेट भरता। वो सोचता, मायावती ने कहा था कि सच्चा प्यार शाप तोड़ सकता है, शायद सेवा से कुछ मदद मिले। 1 महीने बाद साधु ने आंखें खोली। लखन सामने हाथ जोड़े बैठा था। साधु बोले, बेटा, तू कौन है? इस जंगल में क्या कर रहा है? लखन की आंखें भर आई। उसने सारी कहानी सुनाई। मायावती की मुलाकात, साथ रहना, जादू का राज और उसका चले जाना। साधु मुस्कुराए, बेटा, तूने मेरी महीने भर सेवा की। मैं कोई साधारण साधु नहीं, मैं पुराने समय का जादू जानने वाला हूं। तेरी मायावती कोई साधारण राजकुमारी नहीं, वो चंद्रवंश की असली वारिस है। उस पर शाप है एक पुराने जादूगर का। वो धरती पर तब तक फंसी रहेगी जब तक उसका सच्चा प्यार उसे पूरी तरह स्वीकार न कर ले और एक परीक्षा पास न कर ले। लखन बोला, बाबा, परीक्षा क्या है? साधु बोले, वो परीक्षा तू ही पास करेगा। ले, ये ले। साधु ने अपने चिराग की बत्ती की राख निकाली और लखन को दी। ये राख माथे पर लगा। तू अदृश्य हो जाएगा, कोई तुझे देख नहीं पाएगा, लेकिन तू सब देख सकेगा। इससे जा, मायावती को ढूंढ। लेकिन याद रख, अगर तूने राख का गलत इस्तेमाल किया तो सब व्यर्थ। लखन ने राख ले ली। उसने साधु के पैर छुए और चल पड़ा। कई दिन का सफर।
लखन नदी पार करता, गांवों से गुजरता, आखिर वो एक बड़े राज्य में पहुंचा, सोनवंश राज्य के महल की बातें सुनकर उसे लगा कि मायावती यही हो सकती है। राज्य में एक राजकुमारी थी जो बहुत सुंदर थी, लेकिन उदास रहती थी। लोग कहते थे कि वो कभी हंसती नहीं। लखन महल के बाहर धोबी बनकर रहने लगा। वो महल के कपड़े धोने का काम ले लिया। एक दिन उसने राख माथे पर लगाई और अदृश्य होकर महल में घुस गया। महल भव्य था। सोने चांदी के खंभे, फव्वारे, बगीचे। लखन राजकुमारी के महल की ओर गया। वहां एक कमरे में कोई बैठी थी, सफेद साड़ी, लंबे बाल। मायावती। लखन का दिल जोर से धड़का। वो पास गया। मायावती कुर्सी पर बैठी थी, आंखें बंद, जैसे सोच में डूबी हो। उसके चारों तरफ हल्की रोशनी थी। लखन छुपकर देखता रहा। शाम हुई। एक दासी आई और बोली, राजकुमारी, खाना तैयार है। मायावती बोली, रख दो। दासी चली गई। मायावती ने अकेले में हाथ उठाया। उसके हाथ से चमक निकली और आसमान से एक थाल उतरा। सोने के बर्तनों में तरह तरह के पकवान। मायावती ने खाना शुरू किया। लखन भूखा था। उसने सोचा, चलो थोड़ा खा लूं। वो अदृश्य था, सो थाल से एक निवाला उठाया और खा लिया। मायावती हैरान। उसने फिर निवाला लिया। लखन ने फिर लिया। थाल जल्दी खाली हो गया। मायावती बोली, आज खाना कम क्यों है? दासी आई तो मायावती ने डांटा, क्या बात है, आज इतना कम खाना? दासी बोली, राजकुमारी, मैंने उतना ही रखा जितना रोज। लखन हंसते हंसते वहां से निकला। उसे मजा आ रहा था। अगले दिन फिर लखन अदृश्य होकर आया। इस बार मायावती हमाम में थी। गर्म पानी का टब, खुशबूदार तेल। मायावती नहा रही थी। लखन पास में छुपा। उसने सोचा, पानी थोड़ा ले लूं। वो टब में हाथ डाला और पानी पी लिया। मायावती बोली, आज पानी जल्दी ठंडा क्यों हो गया? दासी ने और पानी डाला। लखन ने फिर पी लिया। मायावती हैरान। लखन को हास्य आ रहा था, लेकिन दिल में दर्द भी। मायावती उदास थी। वो रात को अकेले रोती। लखन सुनता। वो सोचता, मैं हूं यहां, लेकिन बोल नहीं सकता। कई दिन ऐसे बीते। लखन हर दिन कुछ न कुछ शरारत करता। खाना कम कर देता, पानी पी लेता, कभी मायावती के कपड़े छुपा देता। मायावती परेशान, लेकिन मन ही मन सोचती, क्या लखन आ गया? एक दिन बड़ा उत्सव था। राज्य में नाच गाना। राजकुमारी को नाचना था। मायावती तैयार हुई। सुंदर साड़ी, गहने, मेकअप। वो मंच पर गई। संगीत शुरू हुआ। मायावती नाचने लगी। उसका नाच ऐसा कि सब मुग्ध। लखन अदृश्य होकर तबला बजाने वाले के पास गया। उसने तबला संभाला और जोर जोर से बजाया। मायावती का नाच और खूबसूरत हो गया। राजा खुश। उसने इनाम दिया, एक हार। मायावती ने हार लिया और तबला बजाने वाले की ओर फेंका। लखन ने उठा लिया। अगले दिन फिर नाच। लखन ने फिर तबला बजाया। इनाम एक अंगूठी। लखन ने ले ली। मायावती अब समझ गई। वो मुस्कुराने लगी। एक रात मायावती अकेली थी। उसने कहा, लखन, अगर तू यहां है तो बोल। लखन चुप रहा। वो डर रहा था, अगर छू लिया तो शाप टूटेगा या क्या। लेकिन सस्पेंस बना रहा। लखन को लगा कि अभी कुछ बाकी है। एक दिन बड़ा ट्विस्ट आया। राज्य में एक जादूगर आया, वही जिसने शाप दिया था। वो बोला, राजकुमारी को मैं ले जाऊंगा। लखन क्या करेगा? सोनवंश राज्य का महल इन दिनों उत्सवों से गूंज रहा था, पर अंदर की हवा भारी थी। राजा बीमार थे। दरबार में चिंता की लकीरें थी। और सबसे बड़ी बात, राज्य में एक नया मेहमान आया था। वो कोई साधारण मेहमान नहीं था। उसका नाम था कालवर्ण, एक पुराना शक्तिशाली जादूगर। लंबा कद, काली चादर जो हवा में भी नहीं हिलती थी, आंखें ऐसी कि जिनमें देखो तो दिल डर जाए।
उसके हाथ में एक काली छड़ी थी जिसके सिरे पर लाल पत्थर जड़ा था। लोग कहते थे कि वो छड़ी जिंदगियां चुरा लेती है। कालवर्ण महल में इसलिए आया था क्योंकि उसने राजा से कहा था, मैं तुम्हारी राजकुमारी को ठीक कर सकता हूं। वो उदास क्यों रहती है, क्यों हंसती नहीं, मैं जानता हूं। मुझे उसे सौंप दो, मैं उसे खुश कर दूंगा। राजा परेशान थे। मायावती, जो अब राज्य की राजकुमारी के रूप में जानी जा रही थी, दिन ब दिन कमजोर होती जा रही थी। वो खाना कम खाती, रात को सोती नहीं और कभी कभी अकेले में रोती। लोग सोचते थे कि कोई पुराना दुख है, पर सच तो केवल मायावती जानती थी। शाप अभी पूरी तरह नहीं टूटा था। उसे लखन की जरूरत थी, उसके सच्चे प्यार की। लेकिन लखन कहां था? अदृश्य होकर उसके पास, पर छू नहीं सकता था, बोल नहीं सकता था। लखन पिछले कई दिनों से महल में ही था। वो धोबी का काम करता, कपड़े धोता और राख लगाकर अदृश्य होकर मायावती के कमरे में जाता। उसकी शरारतें जारी थी। कभी खाने की थाल से पकवान चुरा लेता, कभी हमाम का पानी पी जाता, कभी नाच के समय तबला जोर से बजा देता। मायावती अब समझ चुकी थी कि लखन यही है। वो मन ही मन मुस्कुराती, कभी अकेले में बुदबुदाती, लखन, पता है तुम हो, बस हिम्मत करो। पर लखन डर रहा था। साधु ने कहा था, राग का गलत इस्तेमाल मत करना। उसे लगता था कि अगर वो खुद को दिखा देगा तो शायद शाप और मजबूत हो जाएगा। वो इंतजार कर रहा था सही समय का। कालवर्ण के आते ही सब बदल गया। वो पहली शाम दरबार में आया और बोला, राजकुमारी पर पुराना शाप है, मैंने ही दिया था। वो मेरी थी, पर उसने मना कर दिया। अब मैं उसे ले जाऊंगा। अगर कोई रोकेगा तो राज्य को राख कर दूंगा। दरबार में सन्नाटा छा गया। राजा बोले, ये क्या कह रहे हो? राजकुमारी हमारी बेटी है। कालवर्ण हंसा। उसकी हंसी ऐसी कि दीवारें कांप गई। वो चंद्रवंश की है। मैंने शाप दिया था कि वो धरती पर तब तक फंसी रहेगी जब तक कोई साधारण इंसान उसे सच्चा प्यार न दे और मेरी अंतिम परीक्षा न पास कर ले। अब मैं आ गया हूं, परीक्षा मैं ही लूंगा। मायावती को बुलाया गया। वो सफेद साड़ी में आई, चेहरा पीला, लेकिन आंखों में गरिमा। उसने कालवर्ण को देखा और बोली, तुम फिर आ गए? मैंने कहा था ना, मैं तुम्हारी नहीं हो सकती। कालवर्ण बोला, अब हो जाओगी। कल रात मैं तुझे ले जाऊंगा, कोई रोक नहीं पाएगा। लखन अदृश्य होकर वहां था। उसका खून खौल रहा था। वो सोच रहा था, ये वही जादूगर है जिसने शाप दिया। अब क्या करूं? रात हुई। महल में पहरा कड़ा कर दिया गया। सैनिक हर तरफ। कालवर्ण अपने कमरे में था, मायावती अपने कमरे में। लखन उसके पास गया। मायावती अकेली बैठी थी। उसने कहा, लखन, पता है तुम हो, अब डर मत, मुझे बचाओ। लखन चुप रहा। वो पास बैठ गया। मायावती ने हाथ बढ़ाया, जैसे उसे छूने की कोशिश की। लखन पीछे हट गया। उसे डर था। अचानक कमरे में अंधेरा हो गया। कालवर्ण आ गया। वो अदृश्य नहीं था, लेकिन उसकी जादू से कोई देख नहीं पाता था। वो बोला, चल मायावती, अब समय पूरा हुआ। मायावती उठी। उसकी आंखों में आंसू थे। वो बोली, नहीं, मैं नहीं जाऊंगी। कालवर्ण ने छड़ी उठाई। लाल चमक निकली। मायावती कमजोर होकर गिरने लगी। लखन बर्दाश्त नहीं कर पाया। वो बीच में आ गया। अदृश्य होने की वजह से चमक उसे नहीं लगी, बल्कि दीवार से टकराई। कालवर्ण हैरान, कौन है यहां? लखन ने पहली बार शरारत नहीं, बल्कि बहादुरी दिखाई। वो अदृश्य होकर कालवर्ण के पास गया और उसकी छड़ी छीनने की कोशिश की। कालवर्ण ने छड़ी घुमाई, लेकिन लखन तेज था। उसने छड़ी पकड़ ली और दूर फेंक दी। कालवर्ण गुस्से में चिल्लाया, कौन है तू? लखन अब डर गया था, लेकिन पीछे नहीं हटा। वो मायावती के पास गया और उसे सहारा दिया। मायावती ने उसे महसूस किया। वो बोली,
लखन, छू लो मुझे, अब समय आ गया है। लखन ने हिम्मत की। उसने मायावती का हाथ पकड़ा। पहली बार उस पल कुछ जादू हुआ। कमरे में तेज रोशनी हुई। मायावती के शरीर से नीली चमक निकली। कालवर्ण चिल्लाया, नहीं, शाप टूट रहा है। लखन अब दिखाई देने लगा। राग का असर खत्म हो गया। मायावती खड़ी हो गई। उसकी शक्ति वापस आ गई। वो बोली, लखन, तुमने कर दिखाया। सच्चा प्यार और बहादुरी, यही अंतिम परीक्षा थी। कालवर्ण भागने लगा, लेकिन मायावती ने हाथ उठाया। उसकी उंगलियों से चमक निकली और कालवर्ण पत्थर बन गया। हमेशा के लिए महल में हड़कंप मच गया। सैनिक दौड़े आए, राजा आए। सबने देखा, राजकुमारी ठीक और एक साधारण धोबी खड़ा। मायावती ने सबको सारी कहानी सुनाई। कैसे वो चंद्रवंश की राजकुमारी है, शाप, लखन की मुलाकात, उसका साथ, उसकी खोज और अब मिलन। राजा ने लखन को गले लगाया। तूने हमारी बेटी बचाई, अब तू हमारा दामाद है। लखन शर्मा गया। वो बोला, मैं तो बस धोबी हूं। मायावती हंस पड़ी। धोबी ही सही, मेरा धोबी। कुछ दिन बाद धूमधाम से शादी हुई। पूरा राज्य सजा। लखन को राजकुमार का दर्जा मिला, लेकिन वो पहले जैसा ही रहा, सादा, मेहनती। मायावती उसके साथ खुश थी। वे दोनों कभी कभी नदी किनारे जाते, जहां पहली मुलाकात हुई थी। लखन गुनगुनाता, मायावती सुनती और वे हंसी खुशी रहने लगे। पर कहानी यहां पूरी नहीं हुई। शादी के बाद कुछ महीने बीते। लखन और मायावती महल में रहते थे, लेकिन लखन को अपनी पुरानी झोपड़ी याद आती। वो कहता, मायावती, वहां चले कभी? मायावती मुस्कुराती, चलो। एक दिन वे गए। झोपड़ी अब पुरानी हो चुकी थी, लेकिन नदी वही थी। वे बैठे बातें करने लगे। मायावती ने कहा, लखन, तुमने मुझे बदल दिया। पहले मैं सिर्फ जादू जानती थी, अब प्यार जानती हूं। लखन बोला, और तुमने मुझे सिखाया कि सादगी में भी जादू होता है। फिर एक दिन कुछ नया हुआ। मायावती को पता चला कि वो मां बनने वाली है। लखन खुश हो गया, पूरा राज्य खुश। पर एक पुराना राज बाकी था। कालवर्ण की छड़ी, वो अभी भी महल में थी। एक दिन वो खुद चलने लगी, जैसे कोई शक्ति बाकी हो। लखन और मायावती ने मिलकर उसे नष्ट किया, अंतिम जादू से। और तब सच में सब शांत हो गया। वे खुश रहे। बच्चा हुआ, एक बेटी। नाम रखा नदी का, क्योंकि नदी ने उन्हें मिलाया था। लखन कभी कभी गांव वालों को कहानी सुनाता, एक धोबी और जादूगरनी राजकुमारी की कहानी। लोग सुनते और मुस्कुराते, और इस तरह कहानी खत्म हुई, सच्चे प्यार की जीत के साथ। अगर आपको ये पूरी कहानी पसंद आई, भावुक पल, रोमांच, प्यार और सबक, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कीजिए, कमेंट में बताइए